अरेस्ट कैसे किया आपने उस लड़की को? एक दिन के लिए भी आपने उसको जेल में क्यों रखा? उस मुल्क में एक महिला को इसलिए अरेस्ट कर लिया जाए कि वो ये कह रही है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहां भी प्रेम हो, भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो। अब इस मामले में अगर हम ध्यान से देखें तो उसने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही थी। उनको अरेस्ट करना ही अपने आप में क्राइम है। ये सारा मामला सिर्फ ये है कि कैसे मुसलमानों के बीच में दहशत पैदा की जाए। नमस्कार, पल पल न्यूज के लिए यह है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका, अदालतें, अदलिया के सांप्रदायिकरण की। किसी भी मुल्क की जो न्यायपालिका होती है उसका काम होता है कि वो अपने नागरिकों के बीच में कानून की इज्जत बनाए रखें, नाइंसाफ़ी ना होने दें, संविधान का सम्मान बनाकर रखें। और भारत का जो न्यायपालिका है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और जिसके हाथ में तराजू है। और इस प्रतीक का जो संदेश है वो ये है कि जो न्याय की देवी है, जो अदालत है, उसके हाथ में तराजू है और आंख पर पट्टी इसलिए है ताकि न्याय ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन खड़ा है, गरीब है, अमीर है, कमज़ोर है, ताकतवर है, हिंदू है, मुसलमान है। अदालत ये नहीं देखती, उसकी आंख पर पट्टी बंधी है। अदालत सिर्फ तराजू में सबूत और सच्चाई देखती है और वो अपना फैसला देती है। ये न्याय का प्रतीक है। लेकिन अगर अदालत ये देखे, आंख की पट्टी हटा करके नीचे से बेईमानी करके ये झांके कि मेरे सामने कौन खड़ा है, किस मजहब का खड़ा है, अमीर खड़ा है कि गरीब इंसाफ मांग रहा है, और उसके हिसाब से अगर अदालत फैसला करने लगे तो ये तो इंसाफ का जो पुतला है उसी को खंडित कर दिया आपने। आज हमारे मुल्क में हम ये साफ होते हुए देख रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा है। इस न्याय की प्रतिमा को खंडित करने का काम अदालतें खुद कर रही हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अदालतों की इज्जत गिर रही है, कानून से भरोसा उठ रहा है लोगों का, संविधान कमजोर हो रहा है, और ये काम भारत की अदालतें कर रही हैं। हम आपको एक दो मामले आज हम डिस्कस करेंगे, अपने सामने रखेंगे। पहला मामला है कुथमा शेख का। कर्नाटक के बगलकोट जिले में कुथमा शेख 25 साल की एक युवती, उसने अपने व्हाट्सएप पर उर्दू में एक मैसेज डाला जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो गणतंत्र दिवस है जो 23 मार्च को होता है उसके लिए उन्होंने एक बधाई संदेश लिखा और लिखा कि ईश्वर सभी राष्ट्रों को एकता, शांति और सद्भाव का आशीर्वाद दे। बस इतना लिखा। इसको लेकर एक हिंदुत्ववादी संगठन का कोई एक्टिविस्ट जिसका नाम अरुण कुमार भजंतरी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में गया और उसने कहा कि इसके खिलाफ एक एफआईआर लिखो, इस महिला के खिलाफ, और इसको गिरफ्तार करिए क्योंकि ये पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस की बधाई दे रही है और इससे विभिन्न समुदायों में यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, डिसअफेक्शन हो जाएगा, एनिमिटी बढ़ जाएगी। और इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर लिखी और कुथमा शेख को अरेस्ट किया और उसके एक दिन बाद उनको जमानत दी। अब इस मामले की अगर हम
विश्लेषण करें तो मुझे याद आता है महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं वो थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, जिन्होंने इस देश की जो भूमि के कारण ज़मीन के मुद्दे पर जो हिंसा हो रही थी, नेहरू जी ने जिनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, और फिर विनोबा भावे देश में पदयात्रा की उन्होंने 80,000 किलोमीटर, वो 12 साल तक घूमे पूरे देश में, और उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। भूदान के अंतर्गत उन्होंने अमीरों से ज़मीनें ली और गरीबों में बांटी। 45 लाख एकड़ ज़मीन विनोबा भावे ने बांटी। विनोबा भावे एक बात कहते थे, वो कहते थे कि आने वाले युग में जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय चीन, जय भूटान नहीं चलेगा, सिर्फ अपने मुल्क की जय नहीं चलेगी, क्योंकि साइंस ने हमारे हाथ में बहुत बड़े बड़े बम दे दिए हैं, विध्वंस की शक्ति दे दी है। इसलिए आने वाले युग में अपने अपने मुल्क की जय नहीं, हमको सारी दुनिया की जय बोलनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जय हिंद का नारा पुराना हो गया है, अब हमें जय जगत कहना होगा। तो जिस मुल्क ने जय जगत का नारा दिया, सारी दुनिया की जय हो, सारी दुनिया में प्रेम हो, सारी दुनिया में शांति हो, उस मुल्क में एक महिला को इसलिए अरेस्ट कर लिया जाए कि वो ये कह रही है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहां भी प्रेम हो, भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो। अब इस मामले में अगर हम ध्यान से देखें तो उसने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही थी। उनको अरेस्ट करना ही अपने आप में क्राइम है, और ये क्राइम पुलिस ने किया है। इस मामले में अगर केस बनता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बनता है कि उसने उस महिला को गिरफ्तार क्यों किया। एक निर्दोष महिला जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, चलो वो जो शिकायत करने आया वो तो सांप्रदायिक संगठन का सदस्य हो सकता है, वो बदमाश हो सकता है, अपराधी हो सकता है, गलत हो सकता है, बेवकूफ़ हो सकता है, उसको नहीं पता कानून का, लेकिन पुलिस को तो कानून पता है। और ये तो सामान्य ज्ञान है कि अगर कोई ये लिख रहा है कि हमारे पड़ोसी देश में भी एकता, प्रेम, सद्भाव हो, तो ये कौन सा क्राइम है, किस धारा के अंतर्गत ये क्राइम है। अरेस्ट कैसे किया आपने उस लड़की को, एक दिन के लिए भी आपने उसको जेल में क्यों रखा। एक दिन रखने से उसके खानदान में दहशत नहीं फैल गई होगी, वो लड़की जीवन भर के लिए डर नहीं जाएगी। आप किसी निर्दोष के लड़की के घर अगर पुलिस पार्टी ही भेज दें दरवाजे पर, तो पूरे मोहल्ले में दहशत फैल जाएगी कि इनकी लड़की के लिए पुलिस आई थी, क्या क्राइम कर दिया इसने। आपने एक दिन जेल में रखा उसको, कौन सा क्राइम किया था उसने। और पाकिस्तान के लिए सद्भावना प्रकट करना कौन सा अपराध है। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बधाई नहीं देता है कि उनकी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, तो प्राइम मिनिस्टर को भी जेल में डाल दिया जाए। भारत की सरकार ने पाकिस्तान को कोई दुश्मन देश का दर्जा नहीं दिया है, वो हमारा मित्र राष्ट्र है। आज भी पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार है, आवागमन है, दूतावास है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है। पाकिस्तान के लिए सद्भावना प्रकट करना किस धारा में अपराध घोषित किया है, वो पुलिस का एसपी ये बताए। अदालत को चाहिए कि तुरंत आदेश दे कि इस एसपी को जेल में डालो जिसने इस लड़की को अरेस्ट करवाया। एक दिन बाद जमानत दे दी और कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं इस मामले की। क्या जांच कर रहे हो। ये सारा मामला सिर्फ ये है कि कैसे मुसलमानों के बीच में दहशत पैदा की जाए कि कोई युवती सिर ना उठा पाए, कोई आसपास के मुद्दों से जुड़े नहीं, कोई बोल ना सके। एक समुदाय को पूरा डराने के लिए जिस तरीके से कानून, पुलिस, अदालत सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भयानक है।
दूसरा मामला हम लेते हैं, जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ बदमाश लोगों ने इंटरनेट पर बुल्लीबाई ऐप और सुल्ली डील करके ऐप बने थे, जिसमें जो मुखर मुस्लिम महिलाएं हैं, जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन महिलाओं के फोटो डालकर उनकी नीलामी करने के ऐप बनाए गए थे, जिसमें जो आजकल सांप्रदायिक नफरत हमारा निज़ाम फैला रहा है, प्रमोट कर रहा है, उस मेंटेलिटी के लोगों को खुश करने के लिए ये ऐप बनाए गए थे। और ये बहुत भयानक ऐप थे कि आप सार्वजनिक जीवन में मौजूद मुस्लिम महिलाओं को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करें। ये ऐप बनाने वाले लोग के खिलाफ शिकायत हुई। पुलिस पहले तो बहुत हिचकिचा रही थी कार्रवाई करने पर, लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ पर जब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और ये अरेस्ट हुए, तो फिर दिल्ली पुलिस भी थोड़ी सक्रिय हुई, इनको अरेस्ट किया गया और उनको ज़मानत दे दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। जो जज हैं पंकज शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ज़मानत दे दी और उन्होंने कहा है कि ये नौजवान लोग हैं और नौजवानों को लंबे समय तक जेल में नहीं रहना चाहिए और ये इनका पहला अपराध है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जेल में तो उमर खालिद सैफ़ी, गुलशिफा बानो, ये भी नौजवान हैं, पहला अपराध है। इनको आपने किस आधार पर ज़मानत नहीं दे रहे हैं? आप 2-2 साल हो गए हैं। तो चूंकि ये मुस्लिम नौजवान हैं, इसलिए इन पर यह नियम लागू नहीं होगा नौजवान होने का और पहला अपराध होने का, और उनको आप जेल में रखेंगे 2-2 साल। और ये जो बदमाश जिन्होंने खुलेआम समुदायों के बीच नफरत फैलाई, कानून तोड़ा, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा किया, उनको आप ये कहेंगे कि मानवीय आधार पर हम जमानत दे रहे हैं क्योंकि ये नौजवान है, ज़्यादा दिन को जेलों में नहीं रहना चाहिए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कि हिंदू है तो उसके लिए दूसरा कानून, मुसलमान है तो दूसरा कानून। आप सरकार को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले देंगे? आप अदालत का काम सरकार को खुश करने का नहीं है। अदालत का काम कानून पालन करने का है, संविधान के मुताबिक फैसले देने का है। अगर अदालतें कानून और संविधान की रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? न्यूज़ चौखी बात के लिए आज के इस अंक में हम इतना ही बात करेंगे। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।